गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर एक सेट है आपका। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? तो ये जो संगम साहित्य है, इसमें तमिल में जो भी आपके ग्रंथ लिखे गए हैं तमिल भाषा में, वो इसके अंदर संकलित किए गए हैं। तो ये जो सम्मेलन था संगम, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, इस चीज के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अरिकामेड्डू, सेकंड कावेरी पंटनम, थर्ड अमरावती एंड फोर्थ मुदेर। तो जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक में ये साफ साफ मेंशन है कि जो आपका जो संगम साहित्य का जो सम्मेलन किया गया था वो मुदेर में किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन मुदेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? आप ऐसे वाले क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करना जहाँ पे आपको ऐसे स्टेटमेंट्स देगा और नीचे ये आपको ऑप्शंस देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये एकदम करेक्ट है कि उन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश था वो सारनाथ में ही दिया था। एंड सेकेंड, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था। तो नहीं, ये ऑप्शन गलत था। उन्होंने संस्कृत भाषा में दिया ही नहीं था, क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी उस समय ब्राह्मण उपयोग करते थे, और जो बुद्ध धर्म था वो ब्राह्मण के ही खिलाफ आया था, क्योंकि उसमें उस समय इतना ज्यादा भेदभाव होता था। और ये जो संस्कृत भाषा थी ये ब्राह्मण लोगों की भाषा थी। तो बुद्ध भगवान ने इसमें कभी भी अपने उपदेश नहीं दिए। उन्होंने जो आम लोगों की भाषा थी पाली पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो बी यहाँ पे गलत है। सी, बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। तो यस, उन्होंने लोगों को बोला था कि हमें दयालु होना चाहिए और धम्म के मार्ग पे चलना चाहिए। उस समय धर्म को धम्म बोला जाता था। डी, बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध का यही मानना था कि हम चाहे जो कर्म आज करें वो हमें आज तो उसका परिणाम भुगतना ही है, साथ में हमारे जो आने वाले आगे के जो जन्म होंगे वो भी हमें इससे प्रभावित जरूर करेंगे। तो इधर आपका डी भी सही है। तो इधर आपका ए सी डी ये सही है। अब देखते हैं ये कौन से में आपको दे रखा है। इधर ए बी सी है, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन आपका गलत ही है। ए बी डी ये भी गलत है। बी सी डी ये भी गलत है। एंड बचा आपका ये वाला ए सी डी, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। और साथ ही साथ बुद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति क्या कहाँ पर हुई थी। तो वो उनको बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बोध गया। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो भगवान बुद्ध थे उनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बुद्ध का जन्म उस समय जो नेपाल था लुम्बिनी, वहां पर हुई थी, और ये शाक्य कुल के थे। और 33 क्वेश्चन, कथन ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो देखो ये ऑप्शंस तो यहाँ पे सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा अपना नियंत्रण कर रखा था। बहुत ज्यादा राज्य का नियंत्रण हो गया था हर एक चीज पे, चाहे वो भू राजस्व हो, चाहे वो बाजार प्रणाली हो। और यही उस काल की एक बहुत बड़ी विशेषता भी बन गई थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ए सही है परंतु बी गलत है, बी सही है परंतु ए गलत है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है और बी गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? ये जरूर याद रखना, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, यह तमिल में लिखा गया था। यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो इधर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा, ये तो एकदम सही बात है कि तमिल में ही लिखा गया था मणिमेखलाई। यह सत्यनार नामक कवि ने ही लिखा था। और साथ ही साथ
इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी थी। पर जो ऑप्शन डी है ये गलत है। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, अहोम लोग वर्तमान समय के डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं-17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है? ये ध्यान रखना, ये सूरत के बारे में पूछ रहा है जो कि आपके गुजरात के साइड में है। ऑप्शन नंबर 1, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार है। तो हाँ, ये तो है, व्यापार करने का एकदम मुख्य द्वार है। ऑप्शन नंबर बी, इसे मक्का का प्रस्थान कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। तो ऐसा कुछ ओविंगटन ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। बच्चा और यहाँ पे ए और बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय उस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? देखो, सेरमपुर जो है ये सबसे पहला मिशन था जो इंडिया में आया था, ईसाई मिशन जो था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वो सबसे पहले कंपनी कौन सी थी या सबसे पहला देश कौन सा था जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए आया था? तो वो था आपका पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगाली। और ये वास्को डी गामा जो थे वो आपके आए थे 1498 में इंडिया को खोजते हुए। तो यहाँ पे आपका पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि उनका जीवन उपनिवेशों से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। नेक्स्ट, आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखे। नेक्स्ट, आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखे। ऑप्शन नंबर 4, वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास ही रहे। तो देखो, जब औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज जब थे, उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ बहुत से ऐसे कानून बनाए जो कि जिससे आदिवासियों का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो इधर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा 3rd, आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैचिंग करने इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। कलकत्ता मद्रसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम एंड वुड डिस्पैच। तो ये आपको एलिमिनेट ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको एक दो ऑप्शन भी ध्यान रहे तब भी आपका आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कलकत्ता, यहाँ पे जो वुड्स डिस्पैच है, वुड डिस्पैच का तो देखो 1854 है जब वुड डिस्पैच ने घोषणा कर दी थी कि क्या नाम है इंडिया में कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, वो 1854 में आई थी। और यहाँ पे जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है, भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की कब से शुरुआत हुई? जब मैकॉले ने अपना विवरण पत्र जारी करा था, और वो उन्होंने करा था 1835 में। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डी का। तो देखो इसमें क्या ऑप्शन बनेगा आपका, डी का बनेगा 3rd। तो ये केवल इसी में दे रखा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? देखो, गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसमें बेसिकली दास प्रथा के बारे में बताया गया है। इधर आपके ऑप्शंस है महात्मा गांधी द्वारा, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय। तो इधर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ज्योतिबा फुले, क्योंकि इन्होंने ही गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। बुक्स से भी आपके आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, राष्ट्र कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अविंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। ये एकदम करेक्ट है, ऐसा हुआ था। नेक्स्ट बी, इस समूह के कलाकारों में रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया गया और ऐलान किया गया कि इस प्रकार की शैली
राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनसूत्रों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड, ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड, ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए की सही से व्याख्या नहीं करता। फोर्थ, ए और बी दोनों सही है, बी और ए की सही व्याख्या करता है। तो इधर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4। ए और बी दोनों ही सही है और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित देखो मन में जानी, कहूँ धो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी, एक ही पाठ सकल बैठाए, छूती लेत धो काकी, छूते ही जेवन, छूते ही अजवन, छूते ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूती विरंजित, जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को उपयुक्त दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे ये दोहा है, यहाँ पे जस्ट आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो दोहा है इसकी व्याख्या एक जो टीचर है उसको कैसे करनी चाहिए अपनी क्लास में। ऑप्शन नंबर 1, पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है। पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होती है। थर्ड, अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। फोर्थ, सामाजिक समूहों के बीच विषमता समाज को क्रियाशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो इधर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2, कि जो पवित्र है और जो अपवित्र है वो हमारे कार्य पर निर्भर करता है, ना कि जन्म पे। जैसे व्यक्ति के कार्य होंगे वैसे ही वो कार्य पवित्र होगा या फिर अपवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम मार्गी के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाएंगे? किस विधियों को अपनाते? पहला, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। थर्ड, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों को याचना करना। फोर्थ, चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। तो देखो यहाँ से जो मोस्ट करेक्ट जो ऑप्शन है वो बनेगा आपका 2, क्योंकि आप बहस कर लो वो ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि किसी भी संपत्ति को आप हमला करो। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भारत की ही संपत्ति है और फिर बाद में उससे नुकसान भी इंडिया को ही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किससे बना है? ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जब भारत आजाद हुआ था उसके सामने ऑप्शंस था वो किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे, तो हमने एक अलग ही इकोनॉमी अपनाई थी जिसको हम बोलते थे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये किस चीज पर आधारित था? आधुनिक और परंपरागत उद्योग पर। सेकेंड, सार्वजनिक और निजी यानी कि प्राइवेट कर देना या फिर उसको प्राइवेट नहीं करना। एंड थर्ड, कृषि एवं उद्योग। एंड फोर्थ, विदेशी एवं घरेलू निवेश। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2। क्यों? क्योंकि इंडिया में दोनों ही तरीके की चीजें, सार्वजनिक क्षेत्र भी और निजी क्षेत्र भी। कुछ चीजें पूरी तरीके से सरकार ने अपने अंडर ले रखा है और कुछ चीजें उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना और अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में जो आपका करेक्ट ऑप्शन इधर बनेगा वो आपका बनेगा ये वाला, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका एंड यूरोप। बाकी के क्वेश्चन सब हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब। एंड आप टेलीग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये इसकी PDF चाहिए तो। थैंक यू।